आप सभी। और ऊपर है तो Mg तो और स्ट्रांग है, तो ये मतलब ये तीनों डिस्प्लेस कर देगा। जब डालेंगे इसमें एक एक करके जिंक, आयरन और मैग्नीज, तो ये HCl में से H को हटा के Cl के साथ खुद ही रिएक्शन कर लेगा। लेकिन जब कॉपर डालेंगे तब कॉपर आपका नहीं कर पाएगा विस्थापित, ठीक है, तो विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो कॉपर क्योंकि नीचे है, हाइड्रोजन उससे ऊपर है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहता है, जो ऊपर है वो सुपर है। सो इस वजह से आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर कॉपर हुआ। बाकी तीनों मेटल्स धातु आपको विस्थापित कर देंगे लेकिन HCl नहीं करेगा। तो अभिक्रिया कौन देगा, सिर्फ HCl। तो जब कॉपर और HCl डालेंगे तो नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये था आपका पहला। और रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम भी ऐड कर लीजिए, ऐसे प्लैटिनम देता नहीं है।
तो इतने जो कॉमन्स आपके हैं पैरामेडिकल लेवल का, तो इतना कॉमन्स आपको ट्रिक भी यहाँ पे दे रखा है, तो ये एक बार ट्रिक भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक भी याद कर लीजिएगा। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फी के पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो ट्रिक का मतलब क्या है, आपका जो के है उसका आगे का फर्स्ट वर्ड के साथ सबको मैच कीजिए, सब आपका आगे का फर्स्ट मैच के साथ मैच हो जाएगा। तो काशीनाथ का क, नाथ का ना, सीए का एमजी का म, ऐसे करके आपको निमोनिक बनाया हुआ है, तो सब याद करने में आपको आसानी हो विद देयर सिंबल्स। तो सिंबल्स मैंने हमेशा कहा है आपको, सिंबल्स याद रखिए 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल याद रखिए। तो देख रहे हो ना यूज कहाँ होता है। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल का आपका एग्जाम्पल क्या है? यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है, H2O, N2O4, HNO3 और हाइड्रोजन। तो बताइए जल्दी से कौन सा आपका एग्जाम्पल है रॉकेट फ्यूल का। ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है आगे प्रीवियस ईयर्स में, यानी पुराने प्रीवियस ईयर्स में। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा 2010 से 20 तक, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए, इंग्लिश सबके लिए, और केमिस्ट्री तो खास कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। एंड वहाँ पे आपको एक बार और आ चुका है हाइड्रोजन यानी फ्यूल्स के ऊपर ये सवाल। ये किस चैप्टर से है? आपका हाइड्रोजन चैप्टर से है, यानी चैप्टर नंबर 9 है आपका, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन से, ठीक है। ये एक बार और आ रखा है प्रश्न, सीधा डायरेक्ट प्रश्न रॉकेट ईंधन पे। तो आंसर क्या होगा? सीधे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या आपका रॉकेट फ्यूल्स की तरह यूज होता है, यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। रॉकेट का ईंधन के जैसा यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन दोनों यूज होता है। अब H2O2 यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहाँ यूज होता है? जल्दी बताइए, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहाँ यूज होता है? जल्दी बताइए, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहाँ यूज होता है कमेंट बॉक्स में। सो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है आपका इंडस्ट्रियल ब्लीच में, साथ ही साथ आपका फार्मास्यूटिकल्स में होता है, और पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में भी होता है इंडस्ट्रीज में, और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स के फॉर्म में भी हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपका कुछ यूजेस हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है। और यहाँ से एक और आ जाएगा D2O, हैवी वाटर। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो इसका हम लोग मॉडरेटर में यूज करते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। भारी जल का कहाँ प्रयोग करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसका कितना होता है वेट? 20, ठीक है। सो इस टाइप का आपको आता है। और इस चैप्टर से और क्या आता है आपका? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये सारा चैप्टर्स मैंने आपको करा रखा। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर कैसे रिमूव करते, तो इतना सारा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीवीआई कर लीजिए हाइड्रोजन चैप्टर को, क्लास 11th चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न आता है कठोर जल और मृदु जल के ऊपर, कैसे कठोरता हम लोग पानी की रिमूव करते हैं, सारा वो आगे हम पिछला ईयर्स में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं। दो तरीका, परमानेंट और टेम्पोररी हार्डनेस मिटाने का। टेम्पोररी हार्डनेस मिटाने का क्या था? बॉइलिंग करके उबाल के, और क्लार्क विधि। और परमानेंट हार्डनेस का क्या था आपका? वॉशिंग सोडा, कैल्विन विधि, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजन मेथड। ये 4 मेथड्स थे आपके, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH4 एस्टेन या CH4 मीथेन। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर तो सभी जानते हैं, आई होप सही आंसर आ रहा है सभी का कमेंट्स में कि इसका होगा लाइव चैट में ब्यूटेन। ब्यूटेन आपका मुख्य घटक है पेट्रोलियम गैस का। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। इसके साथ साथ और कौन सा एक गैस प्रेजेंट रहता है? प्रोपेन। प्रोपेन भी आपका रहता है। ठीक है, ये दोनों मिलके आपका बनाते हैं। थोड़ा अमाउंट में आपका इथेन भी रहता है। तो ये तीन होगा मेन आपका ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, तब इथेन। ठीक है, तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और इसको हम लोग फ्यूल्स के जैसा डोमेस्टिक फ्यूल्स में यूज करते हैं, घरेलू और इंडस्ट्रियल में भी यूज करते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अब इसी पे आ जाएगा सीएनजी का। तो चलिए सीएनजी का देख लेते हैं। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, सीएनजी का देख लेते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका भी देख लीजिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये किस चीज़ का मिक्सचर रहता है? तो ये रहता है मीथेन का। ठीक है, मीथेन का 60 to 90% इसमें रहता है मीथेन, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में तब इथेन रहता है, तब इथेन रहता है 5 to 9%। उसके बाद प्रोपेन 3 to 18%। देन आपका ब्यूटेन। तो ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है? मीथेन। करेक्ट आंसर कभी भी आएगा तो मीथेन डालिएगा, CH4, ये वाला डी ऑल ऑप्शन। और CNG, ये आपका क्या आ गया? LPG के लिए, पेट्रोलियम गैस के लिए। ठीक है, अदर्स गैसेस और रहते हैं, ये भी 2 से 14%, बाकी अदर्स। सो ये था आपका CNG और LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग पेट्रोलियम गैस भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन ऑफ Cu। यानी हिंदी में Cu की विद्युत शोधन का वर्णन करने वाले निम्न में से कौन सा सही समीकरण है। तो कैथोड अभिक्रिया, फिर कैथोड अभिक्रिया एक रिएक्शन, फिर एनोड की अभिक्रिया का, ये रिएक्शंस आपको दे रखे हैं। तो इससे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम लोगों का कौन सा चैप्टर याद आता है? आपका चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 का? आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी आपका क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वहीं पे आपको सारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से आपका दे रखा है। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है कि आपका दो चीज़ दे रखा है, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, तो जो इम्प्योर रहता है, इम्प्योर यानी मान के चलिए ये इम्प्योर है, अशुद्ध है, कॉपर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। और जो आपका प्योर जहाँ जमा होगा जाके, उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट 2 का सॉल्यूशन है ये। तो रिएक्शन कैसे होगा कि कॉपर आपका टूटेगा, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा और ये जाके कैथोड पे जमा हो जाएगा। ठीक है, ये कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका प्योर कॉपर का जाके जमा होता है आपका यहाँ पे कैथोड पे, तो कॉपर यहाँ जाके जमा हो जाएगा। और ये इसी पे पूछ रहा है कि आपका कौन सा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो ये रिएक्शन हुआ ना कि आपका कॉपर टूटा, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में,
ठीक है, इम्प्योर में से, और यहाँ जाके एनोड के ऊपर आपका ये दोनों जुड़ गया, कॉपर 2+ और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स तैर रहा था यहाँ के कैथोड पे जुड़ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बनाया, कॉपर, प्योर कॉपर। तो यहाँ पे क्या था, इम्प्योर। तो आपका एनोड पे इम्प्योर था और ये टूटा, और ये जाके वहां पे जस्ट उल्टा रिएक्शन हुआ, जुड़ गया प्योर के फॉर्म में। तो आपका ये था ऑप्शन नंबर बी, कैथोड अभिक्रिया, यानी कैथोड अभिक्रिया ये होगी, जाके कॉपर डिपॉजिट होगा आपका कैथोड पे। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन ऑफ कॉपर। ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आई, एक बार पुनः समझा देते हैं। दो रिएक्शन है, पहला तो एक आपका एनोड पे होगा, यानी नेगेटिव चार्ज, क्या होगा कि कॉपर आपका टूटेगा, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और कैथोड पे यानी पॉजिटिव चार्ज पे जाके इसको हम लोग इम्प्योर कॉपर, अशुद्ध कॉपर है, और ये प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ जाके क्या होगा, वही कॉपर जो निकला 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ से लिबरेट होगा, निकलेगा। तो ये था आपका ओवरऑल रिएक्शंस। तो कैथोड अभिक्रिया क्या होगी आपकी, ये वाली होगी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि एनोड में तो आपको ऐसा कोई अभिक्रिया नहीं दिखा रही है। अगर ये रहता ना एनोड में, एनोड अभिक्रिया में ऐसा रिएक्शंस, तब हम लोग कह सकते थे, लेकिन सिर्फ ये रिएक्शन दे रखा है, तो ये जो मिल रहा है कैथोड के साथ मिल रहा है। एनोड वाला के लिए ऐसा रिएक्शन रहना चाहिए ताकि कॉपर टूट रहा हो, लेकिन कॉपर तो टूट नहीं रहा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आई ना सभी को? एक बार पुनः रिपीट कर लीजिएगा क्लास के बाद, फिर से एक बार रिपीट पे देख लीजिएगा, प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा बता दिया कि एनोड मतलब नेगेटिव, जहाँ पे इम्प्योर कॉपर रहता है, वो टूटेगा आपका कॉपर में, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और फिर वो जाके कैथोड यानी पॉजिटिव चार्ज के पास जाके इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर जाके डिपॉजिट होगा ओरिजिनल कॉपर यानी प्योर कॉपर के फॉर्म पे। ठीक है, सिर्फ कॉपर वहाँ डिपॉजिट होगा, इम्प्योर पार्टिकल्स कुछ भी नहीं। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। अभी तक हम लोग पहला प्रश्न देखें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव विथ O2। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा, न्यूनतम अभिक्रियाशील होगा आपका O2 के साथ। तो आपके गिवन ऑप्शन है Cu, Fe, Zn और Mg। तो ये भी आपका रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर प्रश्न है। तो इसमें आपको ऑक्साइड्स यानी रिएक्ट करके ऑक्साइड जो फॉर्म होगा ना, मेटल्स के साथ ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, मेटल्स के साथ ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ऑक्साइड्स बनाने की कैपेसिटी सबसे न्यूनतम किसके साथ होगी, तो जस्ट रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन सा रहता है आपका, अगर याद होगा काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो आपका सबसे ऊपर होगा यहाँ गिवन ऑप्शंस में से आपका होगा Zn, फिर Fe और Mg ऊपर होगा Zn से, फिर Cu। तो Cu सबसे कम मेटल्स में रिएक्टिव है, तो ऑक्साइड्स भी ये सबसे न्यूनतम बनाएगा। ठीक है, तो सबसे कम रिएक्टिविटी कॉपर के साथ होगी, हाईली रिएक्टिव मैग्नीशियम यानी MgO। ये सब ऑक्साइड्स बनाना, सबका एक एक करके हम ऑक्साइड्स बता देते हैं आपको। तो ये ऑक्साइड्स बनाना सबसे कम कॉपर के साथ होगा। आइए एक एक करके रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ देख लेते हैं। Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, MgO। ठीक है, O2 है ना, तो रिएक्शन भी बैलेंस कर देता है। देखिए रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। फिर जिंक के साथ देखिए, क्योंकि उसके बाद जिंक आता है, जिंक, तो ये भी जस्ट सेम है, ZnO। फिर उसके बाद हम लोग किसके साथ देख लेते हैं, Fe के साथ, FeO ट्वाइस। फिर लास्ट में कॉपर, कॉपर के साथ भी रिएक्ट करेगा लेकिन उतना नहीं होगा, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO2। ठीक है, तो ये था आपका पूरा रिएक्शंस। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है,
जो मेटल्स ज़्यादा ऊपर है, ऑक्साइड्स भी वही पावरफुल बनाएगा जो था ना रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो आपका था ऑक्साइड्स के साथ भी वैसे ही रिएक्शन देगा। तो जो ऊपर रहेगा वो ज़्यादा रिएक्शंस अच्छा देगा ऑक्साइड्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ। जो नीचे रहेगा वो लेस रिएक्टिव रहेगा, ठीक है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये था आपका रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही दूसरा प्रश्न इसी साल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो बच्चा लेवल वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो Fe, Al, Ag, Cu। लाइव चैट में आंसर दीजिए सभी कोई, लाइव चैट में आंसर दीजिए सभी कोई। यस, सबका करेक्ट आंसर है, क्या होगा, Ag यानी सिल्वर। सिल्वर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेटल्स में आपका सबसे गुड कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है, चलिए एक और ऑप्शन, अगर ई करके हम एक और डाल देते गोल्ड यानी Au, तब कौन सा करेक्ट आंसर रहता, यानी Fe, Al, Ag, Cu और गोल्ड, 5 ऑप्शंस रहते तो तब गोल्ड ज्यादा रहता कि Ag ज्यादा रहता। चलिए सभी का करेक्ट है, सही आंसर Ag ही ज्यादा रहता। फर्स्ट में सबसे बेस्ट आता है, सेकंड में आपका गोल्ड आता है, गोल्ड। ठीक है, सेकंड में आपका आता है कंडक्ट करने के लिए बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, सबसे अच्छा चालक है। तो ये था आपका बच्चा लेवल वाला क्वेश्चन, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। ठीक है, तो आप चार्ट याद कर लीजिएगा बस, कौन किससे ज़्यादा बेहतर है। बेस्ट तो आपका सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड है। और इसी टाइप का प्रश्न कभी कभी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है 2021 वाले एग्जामिनेशन में, लेकिन पूछ सकता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, याद है ना, आयरन ओर के ऊपर की, आयरन ओर्स में कच्चा लोहा में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा शुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस है जो कि पूछा जा सकता है। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा अच्छे से। तो आ जाइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है कि रिएक्शन दे रखा है आपको टाइटेनियम और आयोडीन का 250 डिग्री सेल्सियस पे, और बन कह रहा है TiI4। तो ये किस रिएक्शंस का है, ये कौन सा रिएक्शंस है। तो ये सीधा सीधी हमको टाइटेनियम वाला दिख रहा है। तो ये टाइटेनियम कौन सा प्रोसेस से होता है आपका, वेन अर्कल विधि। ठीक है, वेन अर्कल प्रोसेस से, वेन अर्कल प्रोसेस। ये डायरेक्ट सीधे एक नेम रिएक्शन की तरह है, जिसमें हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं किस चीज़ का, टाइटेनियम का और जिरकोनियम दोनों का। तो दोनों का यहाँ पे हो सकता है, एक और रिएक्शन दे सकता है सेम इसी तरह। तो ZrI4 जिरकोनियम भी उसमें आप लोग को कर सकता है। तो ये रिएक्शंस वेन अनकर मेथड प्रोसेस का। ठीक है, तो वेन अर्कल प्रोसेस ये आपका प्यूरिफिकेशन कराता है टाइटेनियम और जिरकोनियम का। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा रिएक्शंस को, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मेथड, ठीक है, ये मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द कैंडल। मोमबत्ती का जलावन का प्रतिपद भाग कौन सा है। तो इसमें पूछ रहा है इल्यूमिनेटेड मतलब जो नहीं है, यानी इल्यूमिनेशन नहीं है। तो आपका उल्टा पूछा गया है, इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन सा ज़्यादा ल्यूमिनस देता है रोशनी, तो आपसे पूछा गया कि कौन नहीं देता है। तो आपका सेंट्रल और इनर मोस्ट रीजन है जो नहीं देता है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा सेंट्रल रीजन को लेंगे। आउटर मोस्ट लेयर कुछ इस प्रकार से होता है ना, तो अंदर वाला नहीं जल पाता। 3 टाइप्स के लेयर होते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार डिटेल में। 3 टाइप्स के लेयर होते हैं। पहला ए है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। आउटर पास तो देता है सबसे, सेंट्रल और इनर नहीं देता है, सेंट्रल सबसे कम। तो ल्यूमिनस बी है आपका ल्यूमिनस रोशनी देने वाला, और सी है आपका डार्क रीजन, डार्क जोन। तो आपका जो नॉन ल्यूमिनस जोन है कंप्लीट कंबशन हो जाता है यहाँ पे, कंप्लीट कंबशन, यानी यहाँ ब्लू फ्लेम, आउटर मोस्ट ब्लू फ्लेम, तो ये ज़्यादा रोशनी नहीं देगा। ल्यूमिनस रीजन यानी आपका सेंट्रल पार्ट, ठीक है, और डार्क रीजन जहाँ पे इनकम्प्लीट, तो सबसे इनर मोस्ट रीजन आपका आंसर होगा, सॉरी बी आंसर होगा, इनर मोस्ट। डार्क जोन सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेटेड पार्ट आपका
डार्क जोन होगा इनर मोस्ट, सबसे ज़्यादा ल्यूमिनेटेड बी होगा, सी में तो कंप्लीट कंबशन हो जाता है। डार्क में क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता ना सही से, इस वजह से डार्क जोन रहता है, डजंट सपोर्ट बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग ही नहीं होता। और बी वाला में इनसफिशिएंट होता है, इसलिए इसका कलर कौन सा, थोड़ा सा रेड और ऑरेंज मिक्स रहता है। तो इनर मोस्ट सबसे कम देगा, और सबसे बाहर वाला दिया जला रहे हैं जैसे, तो 3 लेयर हो गए ना, इनर वाला नहीं देगा, मिडिल वाला ल्यूमिनस देगा, और बाहर वाला तो ब्लू फ्लेम देता है ऊपर साइड। ठीक है, तो इसका बी हो गया आंसर, इनर मोस्ट जो नहीं देगा। और सबसे ज़्यादा कौन सा देगा, मिडिल पार्ट, आउटर मोस्ट थोड़ा कम ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आपका एक्सप्लेनेशन, तो इसका बी हो गया आंसर, इनर मोस्ट। आइए अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको एक रिएक्शन दे रखा है C+O2 का, जो कि CO2 बना रहा है और इतना एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, इतना हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और आपका C दे रखा है 12 और O दे रखा है 16। तो आपका कार्बन का कैलोरी मान निकालना है। तो कैलोरी मान निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट डिवाइड कर देना रहता है। तो 385 जो निकला आपका, डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो करने के बाद आपका लगभग 12 किलो जूल 32 किलो जूल्स आ जाएगा। तो एक बार डिवाइड करके देखिए, 32 किलो जूल्स आएगा। इसको एक और तरीका से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको गिवन रहेगा रिएक्शंस C+O2 दैट गिव्स यू CO2। ठीक है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगा, ये अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ। हीट ऑफ फॉर्मेशन रहेगा, यानी जो निकल रहा है, मान के चलिए 385 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो 1 मोल बनने में CO2 का इतना 85 किलो जूल्स निकलेगा। तो हीट रिलीज हो गया, तो 1 ग्राम मोल बनने के लिए इतना रिलीज हुआ। तो आपका C बनने के लिए कितना होगा, बस डिवाइड कर दीजिए 385 को 12 से, तो 32। और ऑक्सीजन बनने के लिए कितना होगा, तो 385 से 12, बस सॉरी 12 नहीं 16। तो फिर जितना आएगा आपका उतना कैलोरी मान होगा। तो कैलोरी मान कितना होगा, 385 डिवाइड कीजिए 16 से, 24 किलो जूल्स। तो 1 कैलोरी मान आपका कार्बन ऑक्सीजन के इस तरह से होगा। तो फॉर्मेशंस में नेगेटिव लिए क्योंकि हीट रिलीज होता है, इस वजह से डेल्टा एच क्यू नेगेटिव है क्योंकि हीट रिलीज होता है। तो जस्ट डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कैलोरी मान निकालने के लिए आपको रिएक्शंस दे रखा होगा, आपको सब परमाणु भार भी दे रखा है, तो जस्ट डिवाइड करना आपको, जो भी आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी 385 किलो जूल्स को डिवाइड कर दीजिए C और O का परमाणु भार से, तो आपका कैलोरी मान निकल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये हीट ऑफ कंबशंस के ऊपर है सवाल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच इज करेक्ट, मतलब क्रायोलाइट कौन है, क्रायोलाइट कौन है। ठीक है, तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला Al2O3 Na3LF6 NaAlO2 और AlCl3। तो ये तो क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, बड़ा आंसर में लिख दीजिए Na3AlF6 क्रायोलाइट का। और आगे भी माय डियर स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है, 1 लाइनर में आप क्वेश्चन इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 बार पूछा जा चुका है, तो तीसरा बार पूछने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको जो भी रिपीट हो रहे हैं उसको तो अच्छे से कर लो। जो बोल देता हूँ कि रिपीट हो रहे हैं, आप भी देख रखे हो क्योंकि आप भी करते आ रहे हो साथ ही साथ क्लास। तो 2010 तक का क्लास हो गया आपका, तो अब नया स्टार्ट होगा पैरामेडिकल डेंटल का, तो वो भी आप सभी को करना है। फॉर ऑल स्टूडेंट यू हैव टू डू पैरामेडिकल डेंटल, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री पहले लाऊंगा, पैरामेडिकल डेंटल का, क्योंकि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स पैरामेडिकल डेंटल में केमिस्ट्री से बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स और 1 लाइनर क्वेश्चंस रहता है। तो 1 लाइनर क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट PM में पूछ सकता है, तो अच्छे से उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पैरामेडिकल डेंटल में क्वेश्चंस है अच्छा न्यूमेरिकल्स, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। सो अब से आपका पैरामेडिकल डेंटल का केमिस्ट्री आएगा, उसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद कुछ और आएगा, तो केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री को पैरामेडिकल डेंटल से अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और सबको करना है, जो देगा भी एग्जाम पैरामेडिकल डेंटल का, नहीं भी देगा, अगर आपको अच्छा करना है पैरामेडिकल में, तो अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो जो पढ़ रखा होगा उसी को फायदा होगा। तो मैं बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो सब जाके अपना प्लेलिस्ट में पैरामेडिकल डेंटल के लिए भी शुरुआत कर लेना है। ठीक है, पैरामेडिकल डेंटल भी देख लीजिएगा। ठीक है, सो आपको कैसा लगा आज का क्लास, सभी अपना फीडबैक देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI, PPI को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पीपीआई पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, टेक केयर।